हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप सब लोग ठीक हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। आरएम यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर में आपके लिए रिसर्च डिज़ाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि रिसर्च को किस तरह से डिज़ाइन करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग एज वेल एज फॉर शॉर्ट। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी रिसर्च वर्क। एक रिसर्च से रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें एक रिसर्च डिज़ाइन में होती हैं कि क्या होना चाहिए, रिसर्च किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह इसको बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रिसर्च करते हुए। ये सारी चीज़ें जिस चीज़ में इंक्लूड करती हैं उसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली रिसर्च डिज़ाइन और इसमें हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि ये इसमें हम लोग वो डिसीजन लेते हैं जिसमें क्या, कैसे, कब, कितना, क्या क्या चीज़ें इंक्वायरी करनी है, किस तरह से रिसर्च की स्टडी करनी है और किस तरह से एक रिसर्च का डिज़ाइन तैयार करना है। एक तरीके का ये मास्टर प्लान होता है जिसमें हम उन सारे मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और फिर एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। डिज़ाइन का मतलब एक आउटलाइन, एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है जो कि रिसर्चर करता है कि क्या हाइपोथेसिस बोलेगा। हाइपोथेसिस के बारे में मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस यूट्यूब चैनल में आपने बता रखा है, यूट्यूब वीडियो में बता रखा है कि हाइपोथेसिस क्या होती है। आप उस वीडियो पे जाके हाइपोथेसिस को पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। हाइपोथेसिस यूज़ करके, इम्प्लाई करके आप डेटा किस तरह निकाल, कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं, ये सब रिसर्च डिज़ाइन में इस चीज़ को मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है कि रिसर्च डिज़ाइन को किन किन चीज़ों के आंसर देने चाहिए। अगर हम रिसर्च डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, हम रिसर्च डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हमें इन क्वेश्चंस के जवाब रिसर्च डिज़ाइन में होने चाहिए या देने चाहिए। एक रिसर्च डिज़ाइन को स्टडी किस चीज़ के बारे में है, स्टडी क्यों, कहाँ पे हो रही है, स्टडी किस लिए की जा रही है, किस टाइप का डेटा, प्राइमरी सेकेंडरी, हम किस टाइप का डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा कहाँ से फाइंड आउट किया जाएगा, किस समय की स्टडी की जा रही है, क्या डिज़ाइन होगा सैम्पल का, किस टेक्निक से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं सैम्पल लेने की और डेटा को कलेक्ट करने की, और जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसको हम किस तरह से एनालाइज करेंगे, क्योंकि एनालाइज करने पर ही हम उसका इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और फाइनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी हमारी रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी उसको हम किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे, यानी कि प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि रिसर्च डिज़ाइन को हम लोग इन सारे जो क्वेश्चंस हमने बताए थे इनका जवाब देना होता है, तो उन क्वेश्चंस में इन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, तभी उन सारे प्रश्नों के उत्तर यानी कि जवाब हमें मिल पाएंगे। दैट इज़ बेसिकली इसको 4 पार्ट से बताया गया: ऑपरेशनल डिज़ाइन, सैम्पल डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन एंड स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, हर एक डिज़ाइन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन में आता है आपका आइटम्स को सेलेक्ट करना। सैम्पल डिज़ाइन का मतलब होता है आइटम्स को सेलेक्ट करना, ठीक है ना, और केयरफुली ऑब्जर्व करना जो भी हम रिसर्च करें, यानी कि हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड सैम्पल सेलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर सेलेक्टिंग सैम्पल हम लोग उससे रिलेटेड रिसर्च करेंगे। ये होता है आपका सैम्पल डिज़ाइन। सेलेक्ट है ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन। रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर जो है वो ऑब्जर्व करेगा, कंडीशंस को ध्यान में रखेगा जिस कंडीशन के लिए वो रिसर्च कर रहा है। जैसे कि हमें देखना है कि इस समय लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को कितना फ़ायदा मिल रहा है, तो उसके लिए हम कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स, कुछ ऑनलाइन टीचर्स की स्टडी करेंगे, सबकी नहीं करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। और उसके बाद ऑब्ज़र्व करने पे हम ये पाएंगे कि स्टूडेंट का इंक्रीज़ हुआ है, क्या कहते हैं, प्रोग्रेस, ग्रोथ, और कह सकते हैं मोटिवेशन लेवल टूवर्ड्स टीचिंग या नहीं, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो ऑनलाइन बच्चों को पसंद आएगा या ऑनलाइन बच्चों को पसंद नहीं आएगा। तो ऑब्ज़र्व करना, दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन, जिसमें ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन। किस तरीके से डेटा हमें तैयार किया है, कितने आइटम्स को ऑब्जर्व किया, डेटा को कैसे कलेक्ट किया, प्राइमरी डेटा के थ्रू कलेक्ट किया, सेकेंडरी डेटा के थ्रू कलेक्ट किया, और फिर इन्फॉर्मेशन किस तरह जो कलेक्ट की उसको एनालाइज किया। ये होता है आपका स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन में, जो कि स्टैटिस्टिक्स का हम यूज़ करते हैं इसमें। एंड लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ ऑपरेशनल डिज़ाइन। इसमें हम उन मेथड्स को, उन प्रोसीजर्स को इंक्लूड करते हैं जो सैम्पल में स्पेसिफाइड होती हैं और उसके थ्रू हम लोग अपने वर्क को काम करते हैं। ओके, रिसर्च डिज़ाइन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले रिसर्च एक्टिविटी हमारी ठीक से हो, इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन का काम अच्छे से कर ले, इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिसर्च डिज़ाइन से काम बहुत ईजिली हो जाता है कि कम से कम खर्चे में
कम से कम टाइम एंड कॉस्ट में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छा आउटपुट मिल जाता है। एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन में क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो एक डिज़ाइन को सबसे इम्पॉर्टेंट बायस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमने रिसर्च डिज़ाइन इस तरह से एक रिसर्चर ने तैयार कर दिया कि उससे उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है, नहीं। वो रिसर्च डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ है वो एकदम 100% उसी ऑब्जेक्टिव के लिए, उसमें कोई पक्षपात या भेदभाव ना हो। नेक्स्ट है, डेटा जो भी कलेक्ट हो रहा है रिसर्च डिज़ाइन में वो बहुत ही रिलायबल नेचर का होना चाहिए, बहुत ही रिलायबल होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो एनालाइज होना चाहिए, नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट है, नहीं, वो जिस भी चीज़ के लिए वो लॉजिकल हो और वो खुद से लिया गया हो, और कम से कम एरर्स हों। एरर्स का मतलब कोई भी गलती जो ह्यूमन से हो सकती है, या हम उन एरर्स की भी बात करते हैं जो ह्यूमन के थ्रू किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो सकती है, या कोई भी तरह की एरर को हमें कम से कम अवॉइड करना है, कम से कम एरर हो, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन की यही पहचान होती है। साथ ही साथ उसमें और चीज़ें भी होती हैं कि एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन में स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, यानी कि जिस प्रॉब्लम के लिए रिसर्च डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है वो प्रॉब्लम क्लियरली मेंशन्ड हो, किन तरीक़ों से हम उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहे हैं, वो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो, कितने लोगों को स्टडी कर रहे हैं, किन मेथड से स्टडी कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मेंशन्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक रिसर्च डिज़ाइन में के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिस पे बेसिस पे वो तैयार किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेरिएबल। वेरिएबल वो कोई भी फैक्टर या वो कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है जिस पे आपका एक रिसर्च वर्क बेस्ड होता है, ठीक है ना। वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, नंबर, क्वांटिटी, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिस पे आपका रिसर्च बेस्ड होता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपका एज, जेंडर, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका जिस नेचर का रिसर्च होगा उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट्स वेरिएबल। ये दो पार्ट्स के होते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, एक होता है न्यूमेरिक और एक होता है कैटेगोरिकल। न्यूमेरिक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका, इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज़ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, एंड कैटेगोरिकल आपका ऑर्डिनल एंड नॉमिनल में डिवाइडेड है। अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, दैट इज़ न्यूमेरिक वेरिएबल। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि कितने, कितना, कितने हैं, हाउ मैनी या हाउ मच, इससे रिलेटेड है, नंबर के फॉर्म में, क्वांटिटी के फॉर्म में, ठीक है। तो कंटिन्यूस वेरिएबल की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिक वेरिएबल दो पार्ट्स में है, तो इसका पहला सब पार्ट है कंटिन्यूस वेरिएबल। ये एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है और ऑब्जर्वेशन रियल नंबर के बेसिस पे लिए जाते हैं, जैसे कि समय, आपकी हाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इस फॉर्म में लिए जाते हैं। नेक्स्ट सब पार्ट होता है, सब टाइप होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। जब ऑब्जर्वेशन एक पर्टिकुलर क्लास के बेसिस पे लिया जाता है, एक पर्टिकुलर सेट के बेसिस पे लिया जाता है कि एक फैमिली में कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं, या एक क्लास में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, या एक कॉलेज में कितने नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं, ठीक है। तो इसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव के अलावा क्वालिटेटिव होता है जो कैटेगोरिकल होता है, किसी कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड होता है, किसी कैटेगरी पे बेस्ड होता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है आपके, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। ऑर्डिनल वेरिएबल जैसे कि हम कह सकते हैं, ऑर्डिनल वो जो सिंपल भाषा में पर्टिकुलर सीक्वेंस या रैंक के फॉर्म में हो, पोजीशन के फॉर्म में हो, ठीक है ना, कि एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ठीक है। तो एक सीक्वेंस बना हुआ, ठीक है, जैसे कि ये बात मैंने इसमें लिखी है क्लोथिंग के साइज में, या फिर एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, ओके, पुअर, तो ये अब सीक्वेंस के फॉर्म में बात कर रहे हैं ना। तो ये होता है आपका, या ABCD ग्रेड्स होते हैं, ABCD, ऑर्डिनल, सीक्वेंस के फॉर्म में। नॉमिनल वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि नंबर के फॉर्म में होते हैं लेकिन एक लॉजिकल सीक्वेंस में, ज़रूरी नहीं कि हम उसको ऑर्गेनाइज करें, जैसे जेंडर, ठीक है ना, मेल, फीमेल, या फिर ट्रांसजेंडर। आई, ठीक है ना, आई का कलर, किस कलर की आई है, आपका रिलीजन क्या है, देयर सो मेनी रिलीजन, ठीक। तो ये होगा वेरिएबल के फॉर्म में नॉमिनल वेरिएबल, जिसमें हम कैटेगोरिकली चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे सकते हैं, ठीक है। बट ये सीक्वेंस में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल। एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल से पहले हमें दो शब्द जो मैंने आप लोग अपने प्रीवियस PPTs में और वीडियोज़ में बताए थे कि दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बारे में मैंने काफ़ी आपको डिटेल में बताया था। एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल वो होते हैं वेरिएबल्स जो कि रिलेशनशिप बताते हैं वेरिएबल्स के बीच में एग्जामिन करते हुए। जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ यू वांट टू मेजर द रिलेशनशिप, आपको एक रिलेशनशिप बतानी है कि एक स्टूडेंट का जो पढ़ाई करने का आवर्स है और उसकी परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो आगे हम इसमें ये देखेंगे, लिखा है कि स्टूडेंट की जो इंटेलिजेंस प्ले है वो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल है,
यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि वर्किंग आवर्स और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो स्टूडेंट का इंटेलिजेंट लेवल है वो एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल है। यहाँ पे एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल का मतलब ये है कि स्टूडेंट ज़रूरी नहीं कि 10 घंटे पढ़े तो ही उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। स्टूडेंट 5 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छा कर सकता है, स्टूडेंट 12 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छा नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट की जो ये मेंटल कैपेबिलिटी है, लेवल ऑफ थिंकिंग है, मेंटल एबिलिटी है, ये एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये मैंने आपको बताया कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा।